मैं शिवनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटीआर 3B रिटर्न। जीएसटीआर 3B रिटर्न जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट तरीका बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड किया था, एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जीएसटीआर 2B की मिस्टेक की वजह से आपकी जीएसटीआर 3B भी गलत फाइल हो सकती है। एक चीज़ ध्यान रखिए, काफ़ी सारे पर्सन्स को तुरंत सिस्टम जनरेटेड नोटिस DRC 01C में मिल चुके हैं, तो आप ये गलती ना करें, कल को आपको भी नोटिस आ जाए। फिर उसके बाद आ रहा है कि 7 दिन के अंदर रिप्लाई करें, वरना यहाँ पर 73-74 में नोटिस भेज देंगे। तो यहाँ पर मैं जो तरीका बताने वाला हूँ आपको ये तरीका फॉलो करना है। और यहाँ पर जो है एक चीज़ का और ध्यान रखें, ये सिस्टम की मिस्टेक है। इसके लिए जो है जीएसटी की तरफ से एडवाइजरी भी जारी हुई है, ट्वीट भी आया है, इसको जल्दी रिजोल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक नई एडवाइजरी भी आई है जीएसटीआर 2B को लेकर, तो एक बार ये एडवाइजरी भी देखने की रिक्वायरमेंट है। फिर मैं आपको लाइव यहाँ पर जीएसटीआर 3B फाइल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर ये 16 को नई एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनकी जीएसटीआर 2B अक्टूबर पीरियड की जनरेट नहीं हुई है 14 के बाद, या फिर जो है ऐसा भी है कि जो जनरेट हुई है उसमें गलत डाटा भी यहाँ पर शो कर रहा है। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पर ये 2B जनरेट नहीं होगी, और उन्होंने एक तरीका भी बताया है कि आपकी जीएसटीआर 2B जो अगर आप शो नहीं कर रही है तो उसको सही कैसे करेगी। वो कह रहे हैं कि QRMP स्कीम जो भी है उनके लिए फर्स्ट और सेकंड, यानी कि अक्टूबर नवंबर के लिए जनरेट नहीं होगी, दिसंबर के लिए क्यों एक साथ ही जनरेट होगी। तो QRMP वाले तो जो है उनको कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट भी है। यहाँ पर जो है 3B उनको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है, उनको अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेना है और वो जमा कर देना है। ठीक है, तो जैसे वो हर महीने टैक्स जमा करते आ रहे हैं, बाकी वो क्वार्टरली में एक बार फाइल करेंगे QRMP में। अब मेन दिक्कत है जो मंथली फाइलर्स हैं उनके लिए, यहाँ पर कह रहा है टैक्स पेयर इन केस द टैक्स पेयर हैज नॉट फाइल्ड देयर प्रीवियस जीएसटीआर 3B। तो अगर आपने प्रीवियस जीएसटीआर 3B नहीं भरी है तो जो 2B है वो जनरेट नहीं होगी। तो यहाँ पर काफ़ी केस ऐसे भी हैं यहाँ पर प्रीवियस पर्सन ने 3B नहीं भरी होगी, इसकी जनरेट नहीं हुई है, तो उन टैक्स पेयर्स को यहाँ पर जो है पहले 3B भर देनी है, तभी उनकी 2B जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टैक्स पेयर नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 3B ऑफ द September 2024, देयर जीएसटीआर 2B फॉर October will not be generated. Once the taxpayer file GSTR 3B for the period of September 2024, they will be able to generate their GSTR 2B for October 2024 by clicking compute to be बटन ऑन द IMS डैशबोर्ड। तो ये क्या आपकी जिम्मेदारी है कि आप 2B भी जनरेट करेंगे। पर देखिए यहाँ पर जो ऐसा लिखा हुआ है, ये कुछ एडवाइजरी एक बार उनको देख लीजिएगा। हालांकि मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर इशू दिखा देता हूँ, क्या इशू आ रहा है उसको आपको कैसे सही करते हुए यहाँ पर फाइल करना है। तो पहले यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि जो हमारी रिटर्न है जीएसटीआर 3B उसको हम कैसे फाइल करें। तो मैं डायरेक्ट आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर लेकर चलता हूँ। पहले मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से आपको ये करेक्टली फाइल करनी है, फिर उसके बाद मैं IMS पर लेकर आपको बताऊंगा कि 2B में जो दिक्कत आ रही है उसको कैसे रिजोल्व करेंगे। देखिए जीएसटीआर 1 पहले फाइल होना जरूरी है, तभी आप जीएसटीआर 3B का जो डाटा प्रोसीड कर पाएंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका डाटा है जीएसटीआर 1 का 3.1 में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है, इसको भी एक बार चेक कर ले, क्योंकि अब यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर ऐसी दिक्कतें आ रही है, कहीं पता लगा आपकी जीएसटीआर 1 से भी डाटा और सही यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड नहीं हो रहा हो, इसको एक बार मैच कर लें, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आरसीएम का कंप्लायंस करना मत भूले। अक्टूबर पीरियड के लिए जो भी रेंट पेयर्स हैं उनके लिए रेजिडेंशियल वाले प्रॉपर्टी केस में भी आरसीएम अप्लीकेबल हो चुका है। जीएसटीआर 1 में कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है, उनको अपना रेंट का जो भी आरसीएम है वो यहाँ पर जमा करा देना है। 18% का रेंट पर आरसीएम है। इस तरीके से मेटल स्क्रैप के केस में भी आरसीएम के प्रोविजंस को आपको फॉलो करना है। यहाँ पर उसकी वैल्यू आएगी, जैसे अगर सपोज करें आपका जो है यहाँ पर 1 लाख रुपए का रेंट है, ठीक है, तो उस पर 18%, अगर IGST है तो IGST, CGST SGST तो CGST SGST हाफ हाफ यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इसको टेबल नंबर 4 में क्लेम करना है। 3.1 जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए, 9.5 वालों के लिए है, और जीएसटीआर 1 से जो अनरजिस्टर्ड की सप्लाई है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी। ये 2 टेबल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए है, ठीक है। टैक्स जो है वो उसके बेस पर कैलकुलेट होता है 3.1 के केस में। एलिजिबल ITC, ये टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेन भी है। जो ITC है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये तो आपके 2A के बेस पे आता है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स का, सर्विस का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज है, ये आपको यहाँ पर ले लेना है, क्योंकि जो नए प्रोविजंस है उसमें यहाँ पर डाटा नहीं आ रहा, तो जो क्रेडिट जो आपने टैक्स पे करना है उसके साथ साथ आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा। बस एक दिक्कत ये आती है कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो ITC है, जो आप उसकी पहले पेमेंट करेंगे तो वो कैश लेजर से होगी, आपकी जो ITC उससे एडजस्ट नहीं होगी, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो है इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ISD, ये भी स्पेशल केस है। ऑल अदर ITC, ये जो ITC आप क्लेम कर रहे हो ये आपको सही ITC क्लेम करना है। यहाँ पर जो डाटा है वो गलत आ रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा गलत कैसा आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है कुछ डाटा यहाँ पर जो 2B के बेस पर आ रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे क्लेम करेंगे वो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो आ रही है ITC रिवर्सल को लेकर, कि जो आपका ब्लॉक ITC है, ब्लॉक क्रेडिट वाला जो प्रोविजन है, एलिजिबल ITC जो आपका है
तो वो जो आईटीसी है वो आप यहाँ पर कहाँ पर एंटर करेंगे, क्या उसमें आईएमएस में कोई एक्शन लेना है, तो आप ध्यान रखें आईएमएस में उसमें कोई एक्शन नहीं लेना। वो जो आपका इनवॉइस है वो एज इट इज रहेगा, उसको आपको यहाँ पर रिवर्स करना है। अगर रिवर्स नहीं हुआ तो फिर इसके लिए बाद में नोटिस आएगा, ठीक है। कोई अदर आईटीसी है रिवर्स करने के लिए वो यहाँ पर रिवर्स करना है। अब मेन बात है कि जो टेबल नंबर यहाँ पर 4 है उसकी ये रो नंबर 5 में क्या हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ पर जो आपको एंट्री करनी है वो यहाँ पर कह रहा है कि जो डाटा है वो जीएसटीआर 2B के बेस पर ऑटोमेटिकली आ रहा है, लेकिन जीएसटीआर 2B तो यहाँ पर गलत आ रही है, तो हम इसको यहाँ पर सही डाटा लेंगे, ठीक है। टेबल नंबर 5 में तो आपका इंटरेस्ट और लेट फीस की कैलकुलेशन आती है, यहाँ पर एग्जेम्प्टेड और नील या नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई को रिपोर्ट करना होता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, जो परचेज है उसकी रिपोर्टिंग कर देंगे, रिपोर्टिंग पर्पज के लिए ये वाली टेब है। अब हम इसके लिए जो टेबल नंबर 4 है इसका जो डाटा है वो हम यहाँ से चेक करेंगे। कुछ केस में जो है 2B भी जनरेट नहीं हो रही, तो सबसे पहले आपको आईएमएस का जो डैशबोर्ड है उस पर आ जाना है, ठीक है। इसमें आउटवर्ड के लिए तो आपको चेक करना है, किसी पर्सन ने आपके पास कोई अगर सैंड बैग किया है तो उसके लिए एक बार चेक कर लें। तो 3B बढ़ने से पहले 1A के थ्रू आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये जो इन्वर्टर सप्लाई है इसमें बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर जो डाटा है वो यहाँ पर गलत शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इनवॉइसेस 40 आ रहे हैं, तो ये 40 आने का क्या रीजन है कि जो प्रीवियस मंथ का डाटा है वो भी यहाँ पर आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ओपन करके, तो आपको जो है डेट से भी समझ में आएगा। देखिए ये जो इनवॉइसेस आ रहे हैं इसमें मिक्स इनवॉइस आ गए हैं, कुछ डाटा सितंबर का आ रहा है, कुछ यहाँ पर अक्टूबर का आ रहा है, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। पेज नंबर 1 2 3 4 सब में ऐसी दिक्कतें हैं, जबकि हमारा जो डाटा है वो अक्टूबर की 2B के बेस पर जनरेट होना चाहिए था। और मंथली फाइलर्स है इसमें जो सामने वाला पर्सन है अगर उसने अपनी रिटर्न को डिले फाइल करा होगा तो वो भी 2B में आएगा, वो आपके लिए एलिजिबिलिटी बनती है क्लेम करने के लिए। डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक करके आप इसको एक्सेल को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एक्सेल फाइल जो है इजीली यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि भाई ये कह रहे हैं कि आप जो है किसी भी एक्शन पे, जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद ये कह रहे हैं कि जी आप इसको दोबारा से क्लिक करते हुए, सेव पर क्लिक करते हुए दोबारा से इसको 2B को जनरेट करने का जो बटन है वो आपका एनेबल होगा। मतलब ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो कंप्यूटर रिकम्प्यूट का बटन है ये आपका तभी एनेबल होगा जब यहाँ पर आप कोई एक्शन ले लेंगे। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि जो भी इनवॉइसेस आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। तो जो एक्सेप्ट करने के बाद जो 2B है वो फिर से आपकी जनरेट होगी। तो मेन दिक्कत इसमें क्या है कि अब की बार आपने रिकंसिलेशन बनाया, फिर से आपने यहाँ पर क्लिक कर लिया, सेव पर क्लिक कर लिया, फिर से आपने 2B जनरेट कर ली, तो उसके सही होने के और गलत होने के चांसेस काफी जो है इस बार ज्यादा आ रहे हैं। तो बेटर है कि इस बार जो है आप खुद से इसको कैलकुलेट करें, सिस्टम बेसिस ना करें। जो एक्सेल फाइल आपकी डाउनलोड होकर आई है उसको ओपन कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो एक्सेल फाइल है इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो एक्सेल फाइल है इसमें आपको जो है पूरा डाटा यहाँ पर शो करेगा। ये देखिए पूरा डाटा यहाँ पर शो कर रहा है, ये आईएमएस डैशबोर्ड से जो डाटा है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए टैक्सेबल वैल्यू सब कुछ यहाँ पर आ रही है। तो अब ये पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रहा है और इसमें जो नवंबर पीरियड का डाटा है वो भी यहाँ पर आ रहा है। अब बताइए अगर हमने इसको कैलकुलेट करा और सपोज बाय चांस पोर्टल ने खुद से भी कैलकुलेट करके नवंबर का भी डाटा ले ले, तब बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये जो नवंबर का डाटा है यहाँ पर ये क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, नवंबर का डाटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के रीजन ये है कि जो सामने वाला पर्सन है हो सकता है इसके केस में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो, तो तुरंत जैसे इसने जनरेट करा वो उसके GSTR 1 में डाटा चला गया, लेकिन ये तो नवंबर की टर्म तो अभी वो फाइल नहीं कर सकता ना, नवंबर की तो अगले महीने में फाइल करेगा। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो आप इसको किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जरूरी है जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड करना है, जीएसटी में यहाँ पर 2B का भी केस दे रखते हैं, 2B का भी डाटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप रिकंसिलेशन बना लें, सबसे बेटर है। जो भी आपकी परचेजेज हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप बना लें। ऑल टेबल्स में जाएंगे तो आप यहाँ से भी आपको जो है काफ़ी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती है। समरी पे क्लिक करके आप यहाँ से भी जो है अपनी GSTR 2B की जो डिटेल्ड फाइल है वो यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको भी डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि जो IMS वाला डाटा है उसमें तो नवंबर का भी डाटा आ रहा होगा, लेकिन 2B में नवंबर का डाटा नहीं आ रहा है। ये जो मैंने यहाँ पर 2B अभी जनरेट करके आपको दिखाई है, अभी मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। तो इसमें जो है नवंबर का कोई डाटा नहीं आ रहा है और उसमें क्रेडिट नोट का भी डाटा सही तरीके से दिख रहा है। ये ITC अवेलेबल की सीट यहाँ पर है, ITC नोट अवेलेबल अगर रेस्ट्रिक्टेड है, या ITC रिवर्सल का केस हो गया B2B, तो B2B के सारे इनवॉइसेस यहाँ पर जो है आपको शो करेंगी। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट हो गया कि इससे ये रिस्क तो यहाँ पर आपका मिटिगेट हो गया कि नवंबर का इनवॉइस आ रहा है। देखिए ये इनवॉइसिंग है और इनवॉइसिंग वाला जो केस है मैंने जैसे आपको बताया वो तुरंत के तुरंत आएगा, लेकिन इसमें जो है कोई भी नवंबर का इनवॉइस नहीं आएगा आपका। ये जो डाटा आपका यहाँ पर आ रहा है, जैसे मैंने IMS आपको डाउनलोड करके दिखाया तो उसमें नवंबर के डाटा की भी चांस है, लेकिन यहाँ पर सितंबर और अक्टूबर का डाटा आ रहा है। तो भाई उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अगर किसी पर्सन ने सितंबर की रिटर्न अपनी, ठीक है, वो लेट फाइल करी है, तो भाई अगर किसी पर्सन ने अपनी रिटर्न को लेट फाइल करा है तो उस केस में सितंबर का इनवॉइस तो आएगा ही। अब देखिए ये जो पर्सन है यहाँ पर इस केस में, इस पर्सन ने अपनी GSTR 1 को, क्योंकि सितंबर की थी, 20 अक्टूबर को फाइल करा, जबकि इसकी डेट तो 11 तारीख होती है या 13 तारीख होती है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये बस आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सबके टू भी गलत आ रहे हैं तो आपका भी जरूरी नहीं है गलत होगा। अब इस केस में देखिए यहाँ पर जो है इस पर्सन की जो फाइलिंग है सितंबर 1 की, वो 26 अक्टूबर की है। तो इस केस में तो ये टू बी में आएगा ही, जेन्युइन रीजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस केस में टू बी में यहाँ पर डाटा रिफ्लेक्ट करेगा, टू बी में आप क्लेम भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि सभी पर्सन के केस में टू बी गलत जनरेट हो रही है। आपको यहाँ पर जाकर ये जो डेट्स हैं कि भाई इस पर्सन ने कब फाइल करी है, मेन क्राइटेरिया इसकी फाइलिंग का आ रहा है। तो इससे आपको देख लेना है कि अगर इसने वाकई में लेट फाइल करी है तो ये तो एलिजिबल ITC है, आपको कोई नोटिस आएगा नहीं इसके रिगार्डिंग, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर की 11 तक फाइल करी इस पर्सन ने, कुछ क्वार्टरली वाले हैं तो 13 तक फाइल करी है, बिल्कुल ठीक है। किसी ने 4 में फाइल करी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 से पहले वाले तो 13 से पहले वाले सब एलिजिबल है। सितंबर वाले केवल वही केस यहाँ पर आ रहे हैं जिन्होंने लेट फाइल की थी अक्टूबर में, वो भी एलिजिबल ITC है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ जितने भी इनवॉइसेस हैं, ठीक है, उन सबके इनवॉइसेस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, 500 है, 1000 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिट को कन्वर्ज करें और यहाँ पर जो है इसको फिल्टर लगा ले। इस डाटा को पूरा नीचे तक सेलेक्ट करते हुए एंड पर जाकर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद का जो बटन है वो ध्यान रखिएगा Alt+A+T, मैं आपको यहाँ पर लिख के फिर से दिखाता हूँ एक बार। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, Alt+A के बाद T, ये सारे बटन आपको अलग अलग प्रेस करने हैं, ठीक है। Alt+A+T, तो इससे आपका फिल्टर लग जाएगा। फिल्टर लगने के बाद आप यहाँ पर जो है अक्टूबर की जो डेट्स है उसको अलग कर लीजिए। ये सारी डेट्स यहाँ पर आ रही है। अक्टूबर की महीने की जो रिटर्न है वो नवंबर में फाइल हुई होगी, वो डेट्स एक बार चेक कर लिए तो आपका एलिजिबल है। जो प्रीवियस मंथ का डाटा आ रहा है सितंबर वाला, वो आप यहाँ से चेक कर ले कि उस पर्सन ने क्या डेट फाइल की थी, तो उस पर्सन की डेट से आपकी ITC की एलिजिबिलिटी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट के अंदर आपका डाटा कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ से सम करें जो भी आपका ITC आ रहा है, आप इसको मैनुअली लिख दें इस वाले टेबल में। जो GSTR3B रिटर्न है उसके अंडर में जाकर आप इस वाले डाटा को मैनुअली लिख दें। अब यहाँ पर जो अगर कोई भी आपके पास नोटिस आता भी है DRC01 का, तो आपने जेन्युइन ITC क्लेम करा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आपका ITC क्लेम है, अगर ये लोअर साइड है तो तब तो आपके पास नोटिस आने के चांस ही नहीं है, लेकिन अगर ये हायर साइड है, ठीक है, तो उस केस में नोटिस आ सकता है। अब जब यहाँ पर आप खुद ही समझे, जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई GSTR2B में डाटा ज्यादा आ रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर का आ रहा है, तो ये तो ज्यादा डाटा शो कर रहा है, आपने तो कम ITC क्लेम करा है। जब आप कम ITC क्लेम कर रहे होंगे तो DRC01C के चांस जो है काफी कम होंगे। लेकिन किसी केस में जहां पर ये रिवर्स सिचुएशन बन रही होगी कि उनका ITC जो है वो इसी वजह से आ रहा होगा कि भाई उस पर्सन ने अक्टूबर मंथ की जो रिटर्न है वो 11 या 13 तक फाइल नहीं करी, तो जब वो 11-13 तक फाइल नहीं करी, सेव करके छोड़ दी, तो IMS में तो आएगा ही आएगा। ये तो जब हम यहाँ इसको फाइल करते हैं, देखिए मैं आपको भी दिखाता हूँ, सेव करके जब हम इसको फाइल करते हैं तो ये तो खुद से भी एग्री करा रहा है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि जो चीज सबके साथ हो रही है वो आपके साथ भी हो। अगर आपके लॉजिक्स क्लियर है, आपको लो का पता है प्रॉपर्ली, GSTR2B में आपको कौन सा ITC क्लेम करना है टेबल नंबर 4 के अंडर में, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी रिटर्न को फाइल कर दीजिएगा। फालतू में लेट फीस लगाने की कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जिसको यहाँ पर डाटा क्लियर नहीं है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, रिकंसिलेशन नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में वो थोड़ा वेट कर सकते हैं। ये जो एरर है जल्दी रिमूव कर दी जाएगी। यहाँ पर एडवाइजरी भी आई थी GST पोर्टल पर। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। अगर ये डीम्ड एक्सेप्टेड माना भी जाएगा तो IMS के केस में तो ये लो में कई बार भी नहीं लिखा गया कि IMS के बेस पर नोटिस आएंगे। तो नोटिस आने के रीजंस है वो GSTR1 में गलती है, GSTR3 में गलती है, एनुअल रिटर्न में गलती है, या अदर प्रोविजंस किसी भी रिटर्न में गलती है, तो IMS तो कोई रिटर्न ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2B में डाटा वो कह रहा है कि जब फाइल कर देगा पर्सन तभी आएगा, कोई भी चेंज या रिसेट मारेगा तो IMS हट जाएगा, कोई पर्सन अगर अपने डाटा को डिलीट कर देगा तो भी IMS हट जाएगा। तो भाई ये अगर यहाँ पर कंफर्म या एक्सेप्ट करा भी रहा है तो आप अपने बिल की जो है 1 by 1 मैचिंग कर लें। ये आपको आने वाले टाइम में भी इसका बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो है मिसमैचिंग खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एग्री एंड कंटिन्यू करवा भी रहा है, तो IMS के रिगार्डिंग है। GSTR2B में जो डाटा है वो लो के अकॉर्डिंग आपको लेना है। 2B यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। 2B में अगर आप लोअर साइड डाटा ले रहे हैं तो कोई नोटिस नहीं आएगा, हायर साइड ले रहे हैं तो आपके पास रिकंसिलेशन होनी चाहिए एक्सेल में, वो एक्सेल आप वहाँ पर सबमिट कर देंगे कि ये आपके पोर्टल पर ही मिस्टेक थी। यहाँ पर कोई पर्सन अपनी रिटर्न फाइलिंग कब तक रोक के रखेगा, क्योंकि 20 तारीख के बाद यहाँ पर लेट फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से अपनी GSTR3B को फाइल करना है। मैंने आपको एक्सेल में रिकंसिलेशन बनाना बता दिया है। हाँ, इस बार जो है आपको हो सकता है बिल टू बिल मैचिंग करने में जहाँ पर नंबर इनवॉइस काफी ज्यादा होते हैं
वहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपकी जो भी डाटा आप क्लेम कर रहे हैं, जो भी डाटा आप जो है GSTR 2B में एज एन आईटी से ले रहे हैं, और अगर आपने उसको करेक्टली क्लेम किया है, मतलब ब्लॉक आईटीसी को आपने रिवर्स कर दिया है, इनएलिजिबल को हटा दिया है, तब आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली और ना ही कोई नोटिस आने वाला है। ठीक है, तो अपनी रिटर्न को सही तरीके से टाइमली फाइल कर दें। जो जीएसटी पोर्टल पर एरर आ रही है, ये नेक्स्ट मंथ से हो सकता है रिमूव हो जाए। यहाँ पर इन्होंने एडवाइजरी भी इसके रिगार्डिंग जारी की है। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पर इसके रिगार्डिंग मैंने 2-3 वीडियो और भी अपलोड किए थे। एक बार ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट वीक अपलोड की थी, एक आईएमएस की भी की थी कि जरूरी है आईएमएस पे एक्शन लेना जरूरी है। जिन पर्सन ने आईएमएस को टच करा, ज्यादातर केस में GSTR 2B की दिक्कत उनको आई है, या उन्होंने पिछली रिटर्न को फाइल नहीं करा तो उनकी 2B जनरेट नहीं हुई है। तो आप ऐसी कोई भी नई एडवाइजरी अगर आ रही है तो उसको प्रॉपर्ली ध्यान से एक बार चेक कर ले। जीएसटी पोर्टल पर भी मैंने अपने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर जीएसटी इनकम टैक्स के काफी सारे वीडियो अपलोड किया है, जिनका पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। सब्सक्राइब कराने करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी को उनका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।